नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यूजर नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है। यूजर नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है। जब आप किसी वेबसाइट पर किसी ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको अपना एक यूजर नेम देना होता है और एक पासवर्ड देना होता है। आप जो यूजर नेम और पासवर्ड देते हो उसके बाद लॉगिन करते हो। यदि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही होता है तो ही आपका लॉगिन हो पाता है, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होता है। तो हमसे पूछा गया है जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है उसको वेरीफाई करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है या इसके वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है। हम जो यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करते हैं इसका वेरिफिकेशन कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन को चेक किया जाता है, मतलब एक सही यूजर लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया है या नहीं दिया है, यह चेक करना कहलाता है ऑथेंटिकेशन। तो यूजर नेम और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूजर नेम और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड के बीच संचार होता है। एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड के बीच संचार होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से आपने कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन मोड पढ़े होंगे। डेटा ट्रांसमिशन मोड एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन मोड या डेटा कम्युनिकेशन मोड होते हैं तीन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हमसे पूछा गया है जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, वह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। जो सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, केवल सेंडर डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है, मतलब डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में, वह कहलाता है सिंप्लेक्स। और जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है वह होता है सिंप्लेक्स, क्योंकि कीबोर्ड से केवल डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, केवल कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। तो जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वह कहलाता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, केवल एक ही दिशा में डेटा को भेजा जाता है। यहां पर सेंडर डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर केवल रिसीव करेगा। हम कीबोर्ड से डेटा को केवल इनपुट करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में वह डेटा पहुंच जाता है। दूसरा कम्युनिकेशन मोड होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा सेंडर के द्वारा भेजा जाता है तो रिसीवर केवल उसे रिसीव करता है, और जब रिसीवर डेटा को सेंड करता है तो सेंडर उसे रिसीव करने लगता है। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर कोई एक ही डेटा को सेंड कर सकता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, केवल सेंडर डेटा को सेंड करता है, रिसीवर प्राप्त करता है, मतलब एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होता है। जो हाफ डुप्लेक्स है इसमें दोनों दिशाओं में संचार होता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होता है। जो वॉकी टॉकी होते हैं, वॉकी टॉकी वायरलेस वॉकी टॉकी होते हैं, वह हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक साथ
एक ही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब यह है टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे मतलब दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है और एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान हो सकता है। वह कहलाता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जो हम टेलीफोन यूज करते हैं वह फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वह सिंप्लेक्स है। जो वॉकी टॉकी होते हैं वह हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है और टेलीफोन एग्जाम्पल होता है फुल डुप्लेक्स का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वह होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यह स्मॉल पार्ट्स ब्लैंक कहलाते हैं। इंटरनेट पर शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यह स्मॉल पार्ट्स ब्लैंक कहलाते हैं। जब हम इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे स्मॉल साइज के टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटी साइज के टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमसे पूछा गया है यह स्मॉल साइज के जो पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट किस स्विचिंग टेक्निक पर वर्क करता है। इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। पैकेट स्विचिंग पर, पैकेट क्या होते हैं, जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हमारी एक बड़ी इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यह पार्ट कहलाते हैं डेटा के पैकेट। डेटा के पैकेट को इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जाता है। जब यह सभी पैकेट रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं तो इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है। तो इंटरनेट पर शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह स्मॉल पार्ट कहलाते हैं डेटा के पैकेट्स। और इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। पैकेट स्विचिंग पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्मॉल साइज के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें पैकेट्स कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है। जैसे कि एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीबीएमएस में एसडीएल का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग फाइल्स का नाम एक जैसा कब हो सकता है। दो अलग अलग फाइल्स का नाम एक जैसा कब हो सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमने दो अलग अलग फाइल बनाई हैं, उनका एक जैसा नाम कब हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है यदि वह दोनों फाइल्स अलग अलग फोल्डर में हो। ऑप्शन नंबर बी है यदि वह दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में हो। ऑप्शन नंबर सी है एक जैसा नाम कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। आप कंप्यूटर में दो अलग अलग फाइल का एक ही नाम कब दे सकते हैं, जब दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में होती हैं। हमने यदि दो फाइल बनाई हैं, उन दोनों फाइल का हमें एक ही नाम देना है, एक ही नाम से दो फाइल सेव करनी है, तो हम कब कर सकते हैं, जब दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में होती हैं। एक ही फोल्डर में या एक ही लोकेशन पर दो फाइल का नाम एक समान नहीं हो सकता है, लेकिन यदि दोनों फाइल की लोकेशन अलग अलग कर दी जाती है, दोनों फाइल को अलग अलग फोल्डर में रख दिया जाता है,
तो दोनों फाइल का नाम एक जैसा हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि वह दोनों फाइल्स अलग अलग फोल्डर में हैं तो दोनों फाइल का नाम एक जैसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दो अलग अलग फाइल्स का नाम एक जैसा कब हो सकता है? यदि वह दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में है। एक ही फोल्डर में होंगी तो एक जैसा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन अलग अलग फोल्डर में होंगी तो एक जैसा नाम हो सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। हमें यहां पर 4 प्रकार के कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल कंप्यूटर। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे ज्यादा महंगा होता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो सबसे तेज है, सबसे महंगा है और सबसे बड़ा है, वह होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक महंगा है और सबसे फास्ट है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज में सबसे बड़ा है, कॉस्ट में सबसे महंगा है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर। उसका नाम है सुपर कंप्यूटर, जो एक ही समय पर लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, डिसीजन लेता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू या प्रोसेसर को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 10101 का वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या होगा? अब सीपीसीटी के एग्जाम में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी पूछे जाने लगे हैं। यह क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले से पता है। यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कई बार सीपीसीटी के पेपर में एक क्वेश्चन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का आ जाता है। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसका हमें फर्स्ट या वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको लिखें। क्वेश्चन है हमारा 10101। यह क्वेश्चन हमें बाइनरी नंबर दिया गया है। आपको जहां पर 1 दिया गया है उसको आपको 0 में बदल देना है और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल देना है। आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर 1 है तो 1 को हम किससे बदल देंगे? 0 से। 0 है तो किससे बदल देंगे? 1 से। यहां पर 1 है तो 1 को बदल देंगे 0 से। 0 है तो इसको बदल देंगे 1 से और लास्ट में जो 1 है इसको बदल देंगे 0 से। यह हमारा आंसर आ गया। यह आ गया वंश कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। जो नंबर हमें दिया गया था बाइनरी नंबर, उसका जब हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आंसर क्या मिला हमें? 01010। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं
बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना कितना आसान है। कई बार सीपीसीटी के पेपर में एक क्वेश्चन इसका आया है। तो आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया जाता है, आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में इंक मार्कअप दिखाने या छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में इंक मार्कअप दिखाने या छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट में आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, यदि वह प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा है, रन हो रहा है, उस समय पर पावर पॉइंट में जो आप इंक मार्कअप का यूज करते हैं, उसे दिखाने और छिपाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। आपके सामने हम यह जो क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको यह सभी जो क्वेश्चन समझा रहे हैं, यह सभी हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही समझा रहे हैं। हमने पावर पॉइंट पर अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें हम एक एक स्लाइड पर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अभी हमारा प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, प्ले हो रहा है। आपके सामने हमारा प्रेजेंटेशन अभी रिप्रेजेंट हो रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में इंक मार्कअप को दिखाने या छुपाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। हम आपको यह जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह इंक मार्कअप कहलाता है। इंक मार्कअप मतलब जो हम यहां पर चीजों को लिखते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, इंक का यूज करते हैं, इसे कहा जाता है इंक मार्कअप। यदि हमें इसे छिपाना है और दिखाना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अब देखेंगे मैंने Ctrl+M प्रेस किया तो जो भी इंक यहां पर हमने यूज करी थी वह पूरी एक साथ हाइड हो गई है, मतलब छिप गई है। और यदि हम फिर से Ctrl+M को प्रेस करेंगे तो जो इंक यहां पर हमने यूज करी थी वह वापस आ जाएगी। तो प्रेजेंटेशन को प्ले करते समय हम जो इंक मार्कअप यूज करते हैं, किसी चीज को लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो इंक यूज कर लेते हैं, उसको शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M। Ctrl+M से हम इंक मार्कअप को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। पावर पॉइंट में Ctrl+M से नई स्लाइड भी इंसर्ट होती है। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की भी क्या है, Ctrl+M। लेकिन वह प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते समय यूज की जाती है। Ctrl+M से पावर पॉइंट में हम नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन रन हो रही होती है उस समय पर Ctrl+M से हम इंक मार्कअप को शो और हाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M। प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस पावर पॉइंट में इंक मार्कअप को दिखाने या छिपाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की होती है और Ctrl+M से पावर पॉइंट में हम नई स्लाइड को इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की एक वैलिड कैटेगरी नहीं है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और एमएस एक्सेल में चार्ट टॉपिक से यह क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल का चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन चार्ट टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें केवल हमने चार्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को भी समझा है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दिया है। आप एक्सेल के चार्ट टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में चार्ट टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की एक वैलिड कैटेगरी नहीं है। चार्ट क्या होता है, चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, चित्रों में दर्शाता है। आपने एक्सेल में कोई टेबल बनाई है, टेबल के डेटा को यदि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, कई प्रकार के चार्ट होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या
एरिया चार्ट की एक वैलिड कैटेगरी नहीं है। एक्सेल में जो भी चार्ट होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी भी होती हैं। जैसे एरिया चार्ट की कैटेगरी है 3D एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, लेकिन रडार चार्ट इसकी कैटेगरी नहीं है। रडार तो एक चार्ट होता है, जैसे एरिया चार्ट है वैसे ही रडार भी एक चार्ट होता है। यह चार्ट की कैटेगरी नहीं है, यह चार्ट का टाइप है। एमएस एक्सेल में जो चार्ट के टाइप हैं वह कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, रडार चार्ट, ये चार्ट के टाइप होते हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की एक वैलिड कैटेगरी नहीं है। मतलब एरिया चार्ट की कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं, 3D एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, लेकिन रडार तो चार्ट का टाइप है, यह चार्ट की कैटेगरी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रडार एरिया चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है, रडार तो एक चार्ट का टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए ब्लैंक पर क्लिक करना होता है और ब्लैंक ग्रुप के भीतर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए ब्लैंक पर क्लिक करना होता है और ब्लैंक ग्रुप के भीतर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से पूछा गया है। इस टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है, जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करते समय यदि किसी वर्ड को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है, रेड कलर से, तो वहां पर उस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग की आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड में यदि रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है तो वहां पर क्या है, वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है। एमएस वर्ड में जब आप कोई वर्ड टाइप करते हैं और वहां पर रेड कलर की अंडरलाइन आती है तो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। और यदि किसी वर्ड में ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन आती है, ग्रीन या ब्लू, तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। एमएस वर्ड में रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए स्पेल चेकर नाम का एक फीचर होता है। स्पेल चेकर, स्पेल चेकर क्या करता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है, जो कि एमएस वर्ड ऑटोमेटिक करता है। यदि हम स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और यह प्रूफिंग ग्रुप में होता है। प्रूफिंग ग्रुप में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और प्रूफिंग ग्रुप पर क्लिक करना होगा। तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। आपसे शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है, शॉर्टकट की क्या होती है, F7। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने की, करेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में उपलब्ध होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग सेक्शन होता है। प्रूफिंग सेक्शन में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिससे हम स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी वाक्य के प्रथम अक्षर को बड़ा मतलब कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षर छोटे मतलब लोअर केस
रखने के लिए निम्न में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में किसी वाक्य मतलब सेंटेंस के प्रथम अक्षर को मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी कैरेक्टर छोटे मतलब लोअर केस रखने के लिए निम्न में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस, यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यह क्वेश्चन चेंज केस से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें किसी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बस कैपिटल हो जाता है, बाकी सभी कैरेक्टर स्मॉल हो जाते हैं। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टोटल कितने केस यूज किए जाते हैं। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3। यह जो क्वेश्चन है यह चेंज केस टॉपिक से संबंधित है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3। टोटल होते हैं 5 केस, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जाते हैं। 3 टोटल होते हैं 5 केस, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जाते हैं। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। डिफॉल्ट केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या है, पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल होंगे, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंटेंस केस एक ऐसा केस होता है जिसमें पूरे सेंटेंस का पूरे वाक्य का फर्स्ट कैरेक्टर प्रथम अक्षर कैपिटल हो जाता है, बाकी सभी स्मॉल में मतलब लोअर केस में हो जाते हैं। और यह एमएस वर्ड में डिफॉल्ट केस भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस केस एक ऐसा केस होता है जिसमें पूरे सेंटेंस का पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। हम इन सभी को एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। यह एमएस वर्ड की हमारी फाइल है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस। आप देखेंगे यहां पर जो टाइपिंग की गई है इसमें पूरे वाक्य में केवल जो पहला कैरेक्टर है प्रथम अक्षर है वह बस कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल हैं। यह कहलाता है सेंटेंस केस, जो कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। इसके अलावा यहां पर एक केस होता है लोअर केस। लोअर केस में हमारा पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में। और एक होता है यहां पर अपर केस। अपर केस में हमारा पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड। इसमें हर वर्ड का, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाता है, बाकी सभी स्मॉल कर दिए जाते हैं। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस, टॉगल केस क्या करता है, केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स कर देता मतलब जो आपने कैपिटल में लिखा था उसको स्मॉल में कर देगा, और जो स्मॉल में लिखा था उसको कैपिटल में कर देगा। तो टोटल यहां पर 5 प्रकार के केस होते हैं। इस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। टोटल 5 केस होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस केस एक ऐसा केस होता है जो पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल करता है, बाकी सभी को स्मॉल में बदल देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित लाइन या टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। चयनित लाइन या टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्टेड लाइन या टेक्स्ट को यदि हमें जस्टिफाई अलाइन करना है तो हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। अलाइनमेंट से, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं,
चार प्रकार के। टेक्स्ट अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है चयनित लाइन या टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब हमसे जस्टिफाई की शॉर्टकट की पूछी गई है। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। Ctrl+J। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट Ctrl+J। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+J। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन वन प्रिंटर में क्या सुविधाएं होती हैं? ऑल इन वन प्रिंटर में क्या सुविधाएं होती हैं? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इन वन प्रिंटर में क्या सुविधाएं होती हैं। ऑल इन वन प्रिंटर मतलब ऐसा प्रिंटर जो एक साथ कई प्रकार की सुविधाएं देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कॉपिंग ओनली। क्या ऑल इन वन प्रिंटर केवल कॉपी करता है? ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग ओनली, प्रिंटिंग करता है और स्कैनिंग करता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटिंग एंड कॉपिंग ओनली, यह प्रिंटिंग का काम करता है और कॉपी करता है क्या केवल? ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटिंग भी करता है, कॉपिंग भी करता है मतलब फोटोकॉपी, और स्कैनिंग भी करता है। ऑल इन वन का मतलब क्या है? जो कई प्रकार के काम करता है, प्रिंटिंग भी करता है, कॉपिंग भी करता है, स्कैनिंग भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो ऑल इन वन प्रिंटर है वह एक साथ कई काम कर सकता है। प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इससे हम, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं, और आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं वह तो ब्लूटूथ या वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रिंटिंग, कॉपिंग, स्कैनिंग ऑल इन वन प्रिंटर की सुविधाएं होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लेआउट टैब के कॉलम ऑप्शन का उपयोग करते समय लेफ्ट कॉलम प्रीसेट में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से ब्लैंक होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लेआउट टैब के कॉलम ऑप्शन का उपयोग करते समय लेफ्ट कॉलम प्रीसेट में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से ब्लैंक होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें पेज को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम के द्वारा हम एक ही पेज पर मल्टीपल कॉलम में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉलम के अंदर जो लेफ्ट कॉलम प्रीसेट होता है। लेफ्ट कॉलम प्रीसेट मतलब आपको वहां पर 1 कॉलम, 2 कॉलम, लेफ्ट, राइट ऐसी बनी बनाई कुछ स्टाइल दी जाती हैं। उसमें जो लेफ्ट कॉलम प्रीसेट है इसका मतलब है लेफ्ट कॉलम का आपको बना बनाया एक फॉर्मेट दिया गया है, उसे कहा जाता है लेफ्ट कॉलम प्रीसेट। उसमें जो पहला कॉलम होगा वह दूसरे कॉलम से क्या होता है? ग्रेटर देन मतलब बड़ा, स्मॉलर देन मतलब छोटा, इक्वल टू मतलब बराबर, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा और बराबर। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हम एमएस वर्ड में जो लेफ्ट कॉलम प्रीसेट यूज करते हैं उसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से क्या होता है। यदि आप लेफ्ट कॉलम प्रीसेट को यूज करेंगे तो आपने देखा होगा जो पहला कॉलम होता है, लेफ्ट वाला कॉलम होता है, वह राइट वाले कॉलम से छोटा होता है। कुछ इस प्रकार का इसका आउटपुट होता है। लेफ्ट कॉलम छोटा होता है, राइट कॉलम बड़ा होता है, मतलब पहला कॉलम दूसरे कॉलम से छोटा होता है, छोटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यदि आप राइट कॉलम को यूज करेंगे, राइट कॉलम को, तो राइट कॉलम में क्या हो जाएगा? राइट वाला कॉलम छोटा होगा, लेफ्ट वाला कॉलम बड़ा हो जाएगा।
लेफ्ट कॉलम में लेफ्ट कॉलम छोटा होता है, राइट वाला बड़ा हो जाता है, जबकि राइट कॉलम में राइट वाला कॉलम छोटा होता है और लेफ्ट वाला कॉलम बड़ा हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर देन। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हम एमएस वर्ड में कॉलम बनाना चाहते हैं तो हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होता है। यहां पर एक ऑप्शन होता है कॉलम्स। कॉलम में यहां पर हमें कॉलम के बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं। प्रीसेट मतलब यह पहले से बना कर दिए गए हैं। 1 कॉलम यूज करना है, 2 कॉलम यूज करना है, 3 कॉलम। यहां पर एक है लेफ्ट। लेफ्ट को यदि हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा लेफ्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से आप देख सकते हैं छोटा हो गया। और यदि हम राइट कॉलम को यूज करें तो इसमें राइट वाला कॉलम छोटा हो जाता है, लेफ्ट वाला कॉलम बड़ा हो जाता है। कॉलम ऑप्शन में यह जो हमें बने बनाए कॉलम के स्टाइल दिए गए हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम प्रीसेट। और लेफ्ट कॉलम प्रीसेट में फर्स्ट कॉलम छोटा होता है, सेकंड कॉलम बड़ा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में लेबल आइकन पर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब आप एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में लेबल आइकन पर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब से यह क्वेश्चन है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक एमएस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या करता है? मेल मर्ज एक ही प्रकार की जानकारी को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक ही प्रकार की जानकारी मल्टीपल यूजर्स को भेजनी है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा देता है, मतलब एक ही जानकारी को कई लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग टैब में प्राप्त होता है और मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम लेबल और एनवेलप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेबल और एनवेलप। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जब आप एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में लेबल आइकन पर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मेलिंग टैब में जब हम लेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होती है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो कि होता है एनवेलप्स एंड लेबल्स का। एनवेलप्स एंड लेबल का डायलॉग बॉक्स होता है जो कि मेलिंग टैब के अंदर क्रिएट ग्रुप में लेबल आइकन पर या एनवेलप आइकन पर क्लिक करने से ओपन हो जाता है। इस विंडो में, इस डायलॉग बॉक्स में एनवेलप और लेबल से रिलेटेड कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप में लेबल आइकन पर क्लिक करते हैं तो एनवेलप्स एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में यदि हम मेलिंग टैब को सिलेक्ट करें तो इसमें मेल मर्ज से रिलेटेड कई ऑप्शन होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मेलिंग टैब में क्रिएट ग्रुप में। क्रिएट ग्रुप में आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। हमसे बोला गया था लेबल आइकन पर क्लिक करते हैं, लेबल पर, तो हमारे सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है? एनवेलप्स एंड लेबल्स। और यदि हम क्रिएट ग्रुप में एनवेलप्स ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है, एनवेलप्स एंड लेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक रेंज में उन सभी सेल की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक रेंज में उन सभी सेल की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो उन सभी सेल को काउंट करता है जो खाली नहीं है? एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सभी भरे हुए सेल को काउंट करता है? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक रेंज में उन सभी सेल की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है? एमएस एक्सेल में काउंट के लिए कई प्रकार के फंक्शन हैं। पहला फंक्शन हमें दिया गया है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है?
यह केवल उन सेल को काउंट करता है जो नंबर से भरे गए होते हैं। नंबर से, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमएस एक्सेल में नंबर से फिल किए गए सेल को काउंट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, जो सेल केवल नंबर से भरे गए हैं उनको काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जो नंबर से भरे जाते हैं। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे हुए सेल को काउंट कर देता है। मतलब आपने सेल में नंबर भरा है, टेक्स्ट भरा है, डेट भरी है, टाइम भरी है, कोई सिंबल भी टाइप किया है तो उसको काउंट कर देता है। कौन सा फंक्शन, काउंट ए। मतलब सेल में यदि आपने कोई भी वैल्यू भरी है वह सेल काउंट हो जाएगा किस फंक्शन से, काउंट ए फंक्शन से। जबकि काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, केवल वह सेल काउंट कर रहा है जो नंबर से भरे गए हैं। जबकि काउंट ए क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार से भरे गए सेल को काउंट करेगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही है। हमसे क्या बोला गया था, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक रेंज में उन सभी सेल की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है। खाली नहीं है मतलब उसमें कुछ ना कुछ भरा है। तो किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे हुए सेल को कौन काउंट करता है, काउंट ए। जबकि काउंट केवल नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है। अगला फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ एक कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करता है, एक क्राइटेरिया के आधार पर सेल को काउंट करता है। और लास्ट ऑप्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन खाली सेल को काउंट करता है, ब्लैंक सेल को। यदि आपको एक रेंज में ब्लैंक सेल को, एम्प्टी सेल को काउंट करना है तो आप यूज कर सकते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काउंट ए। काउंट ए एक ऐसा फंक्शन होता है जो भरे हुए सेल को काउंट करता है, चाहे उस सेल में किसी भी प्रकार की वैल्यू भरी गई हो। जबकि काउंट फंक्शन केवल नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है। हम इन दोनों फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। फॉर एग्जांपल, हमने यहां पर एक्सेल में कुछ नंबर भरे हैं और नंबर के बीच में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, कैरेक्टर भरे हैं। अब यदि हम इन सभी सेल को पहले काउंट फंक्शन से काउंट करें तो हमें लिखना होगा इक्वल काउंट और अपने यहां पर रेंज देनी होगी, रेंज। यह हमारी रेंज है। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं काउंट फंक्शन ने हमें कितना आउटपुट दिया, 3। हमने यहां पर टोटल 5 सेल सेलेक्ट करे थे लेकिन आउटपुट कितना आया, 3, क्योंकि इसने केवल नंबर से भरे हुए सेल को काउंट किया है। अब यदि हम यही काम काउंट ए फंक्शन से करते हैं तो काउंट ए फंक्शन आप देखिए क्या आउटपुट देता है। काउंट ए फंक्शन ने हमें आउटपुट दिया है 5। क्यों, क्योंकि इसने भरा हुआ सेल चेक किया, सेल के अंदर कैसी वैल्यू भरी है उसको चेक नहीं किया। काउंट ए सभी भरे हुए सेल को काउंट करता है जबकि काउंट फंक्शन केवल नंबर से भरे हुए सेल को काउंट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के संबंध में पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रिंटर के संबंध में पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रिंटर के संबंध में पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पीपीएम प्रिंटर में जो पेज प्रिंट होते हैं उसकी स्पीड को मेजर करने की एक यूनिट है जो कि लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजर करती है। जो लेजर प्रिंटर होता है वह 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए पीपीएम यूनिट होती है और पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट। प्रिंटर के संबंध में पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पेजेस पर मिनट। मतलब एक प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर रहा है। जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को, लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज मतलब पीसीएल किसके द्वारा विकसित की गई थी। प्रिंटर कमांड लैंग्वेज मतलब पीसीएल। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, प्रिंटर के संबंध में पीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। प्रिंटर के संबंध में पीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। और इसे
HP कंपनी के द्वारा बनाया गया है। HP का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूलेट पैकार्ड HP का फुल फॉर्म होता है और HP कंपनी के द्वारा PCL लैंग्वेज, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज बनाई गई है, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो PCL मतलब प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, जिसे HP कंपनी के द्वारा बनाया गया है और HP का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूलेट पैकार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटर कमांड लैंग्वेज मतलब PCL को ह्यूलेट पैकार्ड मतलब HP कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने की गतिविधि क्या कहलाती है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने की गतिविधि क्या कहलाती है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा डेटा है और प्रोग्राम है उसके अनाधिकृत उपयोग, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है? अनाधिकृत उपयोग को रोकने की गतिविधि क्या कहलाती है? मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा और प्रोग्राम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करता है? वह कहलाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के द्वारा किसी डेटा और प्रोग्राम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के द्वारा किसी डेटा और प्रोग्राम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।